स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे यूपीआई के बारे में। देखिए, भारत ने एक ऐसी चीज क्रैक करी है जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग्स और भारत की रीच अप्रोच बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में। और जब फाइनेंशियल अरीना में देखा जाए, बैंकिंग अरीना में, फाइनेंशियल अरीना में, स्पेसिफिक ट्रांसफर्स में, मनी ट्रांसफर्स में, तो इंडिया हैज रीच्ड न्यू हाइट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। देख सकते हैं आप, when we talk about the payment mechanism in India and we compare it with the rest of the world, जब हम बाकी दुनिया से इसे कंपेयर करते हैं और कौन से देशों से कंपेयर करते हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाएंगे। आइए देखते हैं। तो डू सब्सक्राइब टू ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स। मेरा टेलीग्राम हैंडल है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। ये जितने पीडीएफ्स में यूज करता हूं, ये सारे मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इंस्टा और ट्विटर, ये दो अलग अलग हैंडल्स हैं जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर हेविली वेरी गुड वैल्यू एडेड कंटेंट, और आपको बड़ा मजा आएगा। इट इज एंटरटेनिंग एज वेल एज एनरिचिंग। स्पेलिंग देखिए, AYUSSH, डोंट मिस द एक्स्ट्रा S। ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस हैपन पर सेकंड। भारत में जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन से मेरा मतलब बैंक ट्रांसफर्स की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ और सिर्फ एक मेथड या एक मेथोडिकल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हर सेकंड 2350 के लगभग ट्रांजैक्शंस करते हैं यूपीआई के जरिए। द टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर सेकंड अगर हम देखा जाए वैल्यू टर्म्स में, तो वो कितनी है? दे आर 125.95 लाख करोड़। और ये चीज थी, आप ये सोच के चलिए, भारत के जीडीपी का 86%, यानी 86%। किस तरीके से ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ देखी गई है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस में। आइए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली ये ग्राफ्स इंक्लूड करे हैं ताकि आपको इसके अचीवमेंट की डेप्थ पता लगे। व्हाट हैज इंडिया अचीव, भारत ने क्या अचीव करा है। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये ऑरेंजिश कलर की जो लाइन है या बार आ रहा है, दीज आर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, द ट्रांजैक्शन काउंट। और ये जो आप रेड कलर में बार देख रहे हैं, दिस इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। इतने लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई है। बहुत पहले की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 2 साल पहले की बात है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। इस वक्त हम Q1 ऑफ 2023 में हैं और हम Q1 ऑफ 2021 की बात कर रहे हैं। तो यदि आप जनवरी टू मार्च देखिए 2021 का, 732 करोड़ ट्रांजैक्शन, 732 करोड़ ट्रांजैक्शन, और इसमें टोटल वैल्यू जो ट्रांजैक्ट हुई थी वो थी 13.61 लाख करोड़। ये फिगर्स लाख करोड़ में है, 13.61 लाख करोड़। अब देखिए, इसमें आप बोलोगे क्या खास बात है। ठीक है, बहुत मैसिव ट्रांजैक्शंस है। आप देखिए, अगले ही क्वार्टर में ये राइज करके कहां पहुंचा? ऑलमोस्ट 800 करोड़ ट्रांजैक्शंस, जिसकी वैल्यू 15,32,000 करोड़ थी। यहां से जंप करके ये पहुंचा 1045 करोड़ ट्रांजैक्शंस। और आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते ये कितना मैसिवली इंक्रीज हो रहा है। 2022 के सेकंड क्वार्टर यानी लास्ट ईयर में 1740 करोड़ ट्रांजैक्शंस, और ये बढ़ते हुए आप क्वार्टर 4 ऑफ 2022 का आखिरी क्वार्टर, दिसंबर एंडिंग की बात करी जाए तो 2250 करोड़ ट्रांजैक्शंस, जिसकी वैल्यू 36.84 लाख करोड़ थी। 2 साल के अंदर अंदर आप देख सकते हैं 732 करोड़ से ट्रांजैक्शंस बढ़ के 2250 करोड़, 2250 करोड़, जो कि मोर देन 3 टाइम्स होता है। 3x ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड ऑब्वियसली जो अमाउंट है आप वो देख सकते हैं, 13,61,000 करोड़ से 36,84,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई। दिस इज अ मैसिव अचीवमेंट। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिजिटाइजेशन बढ़ रही है, एंड हाउ मेनी पीपल एंड हाउ इफेक्टिवली पीपल आर अडॉप्टिंग दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। और देखिए,
अगर हम इसको देखें, एक बहुत स्मार्ट चीज जो भारत सरकार और आरबीआई ने करी है वो ये करी है, यूपीआई को लिंक करा हुआ है जितनी एग्जिस्टिंग एप्स है या जितने एग्जिस्टिंग वॉलेट्स ऑलरेडी है। सबसे पहले वॉलेट आया पेटीएम। पेटीएम ने आदत डाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, अपने वॉलेट में पैसा स्टोर करो और दूसरे को ट्रांसफर करो, मर्चेंट को दो, जिस मर्जी को देना है तो। पेटीएम ने जो काम करा उस चीज का फायदा किसने उठाया? Amazon पे, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, पोस्ट पे, ये पे, वो पे, पे सबने उसका फायदा उठाया। तो यूपीआई एक बार में आके उसने सबके साथ टाई अप कर दिया, इनेबल कर दिया। तो जब हम पेटीएम की ऐप खोल के स्कैन करते हैं तो भी वो डायरेक्टली हमें यूपीआई पे राउट करता है या बैंक अकाउंट पे ले जाता है, जिसके जरिए हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिस वजह से यूपीआई का अडॉप्शन भारत में इतना मैसिव हुआ। तो जो एग्जिस्टिंग वॉलेट्स हैं उसमें से सबसे बड़ा वॉलेट या यूपीआई ट्रांजैक्शन मैक्सिमम सबसे बड़े वॉलेट में कौन सा है? फोन पे के जरिए है। फोन पे के जरिए यूपीआई कितना यूज हुआ है? 3100 करोड़, जिसका ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 55 लाख करोड़। गूगल पे के जरिए 2200 करोड़, पेटीएम के जरिए 1000 करोड़ ट्रांजैक्शंस। इतनी मैसिव ट्रांजैक्शंस हो रही है, ये ट्रांजैक्शन काउंट और ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो आप सोचिए, अगर यूपीआई की ऐप के जरिए सिर्फ हो रहा होता तो शायद इतना नंबर अचीव नहीं हो पाता। लेकिन आप इन सब एग्जिस्टिंग वॉलेट्स के थ्रू कर रहे हो, सबके थ्रू यूपीआई हो सकता है, इस वजह से इसका अडॉप्शन इतना मैसिव है। तो यूपीआई पेमेंट ने एक ऐसा इकोसिस्टम लागू करा है भारत में जो कि अनमैचेबल है, एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन अ डेली बेसिस इज समथिंग दैट हैज लेफ्ट द एंटायर वर्ल्ड स्पेलबाउंड। पूरी दुनिया जो है वो इस शॉक में है कि कैसे भारत ने इतना बड़ा आंकड़ा, जो फाइनेंशियल लिटरेसी, या अगर हमें फाइनेंशियल इलिटरेट देश कहा जाता था, तो आप देख लो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की संख्या, आप देखिए कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही है और हमने यूपीआई में चरम सीमा पाई है। So UPI payment has revolutionized the payment system in India for sure. On the other hand, US आसपास भी नहीं है। क्या कहा था मैंने? जब हम कंपेयर करेंगे तो हम एरे गहरे से कंपेयर नहीं करेंगे। We are not comparing with Nigeria, although Nigeria is also doing better than US. We are comparing with America. हम US से कंपेयर कर रहे हैं कि US क्या भारत के आसपास भी आता है जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या ट्रांसफर्स की बात आती है। द कंट्री हैज एक्सट्रीमली यूनिक केस स्टडी इन द पेमेंट सिस्टम। ये यूएस की बात हो रही है और यही डिस्कस करने के लिए आज का ये वीडियो जो है वो मैंने बनाया है। सबसे पहले आप आंकड़ों पर नजर डालिए जो कि रैंकिंग्स है। रैंकिंग्स में भारत आता है आज की डेट में टॉप पे। टॉप 10 कंट्रीज जो कि रियल टाइम पेमेंट्स में आती हैं, सबसे ऊपर है भारत जो कि 48.6% मार्केट पूरी दुनिया का ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद है चीन, फिर थाईलैंड, ब्राजील, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, यूके, और फिर 8वें नंबर पे आता है यूएस। यूएस कहीं नहीं है और ये 48.6 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस भारत करता है और यूएस करता है सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 2 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस जो कि रियल टाइम में सेटल होती है। सुपर पावर रैंक्स इवन लोअर देन नाइजीरिया। तो यूएस की जो मतलब जितना उनका अहम है, अहंकार है, वो यहीं पे डिसॉल्व होता है, यहीं पे कम होता है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूएस आज तक इस सिस्टम को नहीं ला पाया? क्या यूएस में ऐसा सिस्टम नहीं है? बिल्कुल है। तो प्रॉब्लम क्या है? यूपीआई सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम यूएस में क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मार्केट मैसिव है। इट इज अ मैसिव मार्केट। मतलब बच्चों के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, हर इंसान के क्रेडिट कार्ड होते हैं। एवरी पर्सन इज बिहाइंड ऑन देयर क्रेडिट कार्ड बिल्स फॉर मंथ्स, मतलब क्रेडिट कार्ड बिल पे नहीं कर पाते। सो कार्ड मार्केट इज रैम्पेंट, और जब किसी चीज का मार्केट रैम्पेंट होता है तो क्या होता है? क्या वो नए एंट्रेंट्स को घुसने देते हैं? अब आप बोलोगे सर वो तो सरकार के हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। सो बिल्ड बाय वीजा एंड मास्टर कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की कंपनीज हैं पूरी दुनिया में जो रूल करती हैं। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? तो आप ही बता दोगे। वीजा और मास्टर कार्ड ने पूरा मार्केट डोमिनेट करा हुआ है और ये पूरी दुनिया में करा हुआ है। ये सिर्फ यूएस में नहीं है, अमेरिकन कंपनीज, लेकिन पूरी दुनिया में डोमिनेट किया हुआ है। Everyone has at least one debit or credit card in America, which is widely used. हर जगह एक्सेप्ट होता है। कहीं पर भी आप कैश तो बहुत कम कैरी करते हैं, कार्ड्स कैरी करते हैं। तो कार्ड का जो मैकेनिज्म है वो इतना मैसिव है, इस वजह से यूएस का एक सिस्टम जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज लॉबी बनाई जाती है।
लॉबिंग सिस्टम यूएस में रैम्पेंट है, और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में है। इट इज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। लॉबिंग इन यूएस इज लीगल। क्या मतलब होता है लॉबिंग का? लॉबिंग का मतलब यह होता है कि वीजा और मास्टर कार्ड मिलकर सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाने ही नहीं देते कि नया एंट्रेंट मार्केट में आ सके, यूपीआई टाइप सिस्टम मार्केट में आ सके। दे डोंट अलाउ। और जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ मांगोगे तो आपको देना पड़ेगा, तो आप पार्टी डोनेशंस देते हैं। ये पार्टी डोनेशंस इतने मैसिव होते हैं, इसकी संख्या मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आपके होश उड़ जाएंगे सुन के कि लॉबिंग की वजह से आप कंपटीशन को मार्केट में घुसने नहीं देते। So because of these card companies, and perhaps the main reason why the country can't have a system like UPI, because of lobbying, they might impact their revenue. इस वजह से वो नए एंट्रेंट को घुसने नहीं देते कि लोग कार्ड छोड़ के यूपीआई करने लग जाएंगे। जाहिर सी बातें करने लगेंगे। भाई आप जहां जहां कार्ड चलाते थे, अगर आप एक सिर्फ ऐप क्यूआर कोड स्कैन करके दो तो वो ज्यादा आसान है। आप खुद सोच के देखिए, ऑब्वियसली इट इज इजियर देन दिस। तो इसी वजह से जो सिस्टम है यूएसए का, जो लॉबिंग सिस्टम है, वो नए एंट्रेंट्स को घुसने नहीं देता। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देखिए, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है वीजा मास्टर कार्ड का पूरी दुनिया में कि इंडोनेशिया अपना डोमेस्टिक सिस्टम लॉन्च कर रहा था। इंडोनेशिया वाज अबाउट टू लॉन्च इट्स डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ पेमेंट। वहां पे यूएस गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करा इंडोनेशिया को कि मास्टर कार्ड और वीजा जो बोले उनकी बात सुनो। तो मास्टर कार्ड वीजा ने यह बोला कि आप अपने रूल्स हमारे लिए जो है हल्के रखिएगा। सो द कार्ड नेटवर्क्स लाइक मास्टर कार्ड एंड वीजा, तो दे सेड लूजन द रूल्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द, कि लूज कर दे रूल्स, हम जैसे ऑपरेट करना चाहे करें। इंडोनेशिया ने वो बात मानी यूएस की, क्योंकि इंडोनेशिया दबा हुआ यूएस से। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग द लॉबी कार्ड इज इन द यूएस। तो क्या ये लॉबी कार्ड, आपके पास भी मास्टर कार्ड वीजा होगा, या आपकी जान पहचान में आपके पेरेंट्स के पास, बड़े भाई बहनों के पास, जो नौकरी करता है उसके पास कार्ड जरूर होगा, और वो मास्टर कार्ड या वीजा दोनों में से एक होगा। रुपए कार्ड ज्यादा यूज नहीं होता हिंदुस्तान में। तो क्या ये चीज हिंदुस्तान में नहीं हुई होगी? Has this thing not happened in India? Let's have a look. They tried this in India, but USTR, United States Trade Representatives ने जब इसकी कोशिश करी तो भारत सरकार ने घास नहीं डाली, raising concerns about a level playing field. In fact, मास्टर कार्ड और वीजा को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और यूपीआई भारत सरकार ने और आरबीआई ने मिलके पूरी तरीके से लागू करा कि हम क्यों बात सुने तुम्हारी, why should we listen to you? तो इंडिया did not give in to the demands of these big corporate card companies that just lobby, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ लॉबी करना। तो ये चीज यूएस में बहुत ज्यादा फैली हुई है। इट इज वाइड स्प्रेड दैट इन 2019 अलोन लॉबिंग स्पेंड $3.5 बिलियन, जैसा मैंने बोला। और ये किस किस चीज की लॉबी है? क्या आप जानते हैं अमेरिका में लॉबीज किस किस चीज की है? एयरलाइन कंपनीज की, अमेरिकन एयरलाइंस, ठीक है, ये नैटवेस्ट और ये जो अलग अलग एयरलाइंस हैं, साउथ वेस्ट, ऐसी कर करके कई सारी एयरलाइंस हैं, लोकल वहां की एयरलाइंस हैं। एयरलाइन कंपनीज की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो जो एयरलाइंस है वो कभी भी यूएस गवर्नमेंट को ट्रेन नहीं बनाने देती। यूएस की कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में सबसे खराब है। आप यूएस का एरिया देखना कभी, आप एटलस निकाल के, यूएस में आपको अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है, ट्रेन नहीं है। ट्रेन कभी बनाई नहीं, कभी ट्रेन ही नहीं बनाई। हमारा हिंदुस्तान का ट्रेन नेटवर्क लार्जेस्ट है पूरी दुनिया का। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स। आपको लगता है इंडिया को लोग गाली देते हैं कि रेल की पटरी पे ये है, वो है, वो है, गंदगी बहुत है, हाइजेनिक नहीं है। जो कनेक्टिविटी हमें मिली हुई है ना, वो अमेरिकन सिटीजन्स को नहीं मिली हुई है। वहां पे लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि ये लोग सरकार को पैसा खिलाते हैं ताकि स्टेशन और ट्रेन ना बन सके। लोकल ट्रैवल के लिए ट्रेन, वो मेट्रो टाइप चीज नहीं है वहां पे। अगर आपको शहर के अंदर ट्रैवल करना है, सिर्फ 2-4 शहरों में, न्यूयॉर्क सिटी में आपको मिलेगा। न्यूयॉर्क से आपको शिकागो जाना है, 200 मील दूर है, कैसे जाओगे? या तो बाय रोड जाओ, सड़क बनी है, बस से जाओ, गाड़ी से जाओ, नहीं तो फ्लाइट से जाओ, ट्रेन नहीं है। देयर आर नो ट्रेन्स। यूएस डज नॉट हैव अ ट्रेन सिस्टम। यूएस का जितना बड़ा एरिया है और जितनी सुपर पावर और ये जीडीपी क्लेम करते हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन तो यूएस में होनी चाहिए थी। हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आने वाली है। जापान जैसी जरा सी कंट्री में बुलेट ट्रेन है जो कि आइलैंड कंट्री है, और यूएस ऐसा इतना मैसिव एरिया है, वहां पे बुलेट ट्रेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्या उनकी सरकार को अकल नहीं आई होगी ट्रेन बनाने की? बिल्कुल आई होगी, बनाने नहीं दिया। सेम चीज है कार कंपनीज के साथ। कार कंपनीज और गैस यानी कि पेट्रोल कंपनीज इतना पैसा खिलाते हैं कि आप ट्रेन मत बनाओ, क्योंकि अगर आप ट्रेन नहीं बनाओगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। यूएस में मूवमेंट का सिस्टम है ही नहीं, आपको गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। इतना मैसिव स्प्रेड आउट एरिया है, वो कहते हैं कि आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन बनाइए ही मत,
अगर मुझे यहां से नोएडा से अपने सीपी तक जाना है, मेरे पास हिंदुस्तान में 4 मोड्स है जाने के, 3-4 मोड्स है। मेरे पास अपनी गाड़ी है, मेरे पास मेट्रो है, मेरे पास उबर है, मेरे पास बस है जाने के लिए। यूएस में सिर्फ एक शायद बस का सिस्टम मिले, ना वहां पे मेट्रो है, ना वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट है, कुछ नहीं है। आपको अपनी गाड़ी लेनी पड़ेगी, आप नहीं जा सकते। बस सिस्टम भी बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। मैं विजिट कर चुका हूं तो मैं आपको बता सकता हूं द सिस्टम इज वर्स देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। तो क्यों है? लॉबी है। अब इन सारी लॉबीज में क्योंकि आपने डिमांड करी है चीजें, तो आप क्या खिला करोगे? पैसा दोगे? पार्टी का चंदा है, ये डोनेशन है $3.5 बिलियन, और लोग कहते हैं हिंदुस्तान में करप्शन ज्यादा है। So the highest sum spent on lobbying since lobbying spent peaked in 2010. 2000 हर साल हमेशा रहता है। यूएस में तो 100 साल से लॉबिंग चल रही है, कुछ करने ही नहीं देते। जितनी ये मैसिव कंपनीज है, इन सब ने तो टेस्ला के खिलाफ भी बहुत बड़ी लॉबी बनाई थी। अब वो टेस्ला वाला जो है वो रुका नहीं किसी भी तरीके से, और वो सरकार नहीं थी, इस वजह से ही कुड ऑपरेट। अगर वो गवर्नमेंट होती तो कभी भी ईवी नहीं आ पाता। तो जो पूरा का पूरा यूएस सिस्टम है वो लॉबिंग पे बेस्ड है, जिस वजह से वो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को यूपीआई जितना इफेक्टिव नहीं होने देते। तो क्या अमेरिका में इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम नहीं है? डू दे नॉट हैव एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम? That is wrong. They have a payment system, but how does it operate? This is what I would like to tell you. USA has an instant payment system such as PayPal, Chase Pay, Apple Pay and others. तो ये यूपीआई की तरह है, यूपीआई जितने इफेक्टिव नहीं है। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, यूपीआई डोंट मेक मनी। यूपीआई तो फ्री है। अब आप यूपीआई से ट्रांजैक्ट करते हो, किसी और को हम पैसा देते हैं, हमारे बैंक से डेबिट हो जाता है, दूसरे का क्रेडिट आता है 3, 4, 5, 6 दिनों में, बट कोई चार्जेस नहीं है, तो फ्री है। यूपीआई डज नॉट मेक मनी फॉर इंडियन बैंक्स। लेकिन यूएस में तो कहा जाता है कि इंस्टेंट पेमेंट में बैंक इस चीज पे पैसा बनाए, मतलब बैंक फैसिलिटी दे रहा है ना कि आप ट्रांसफर आ रहा है या ट्रांसफर जा रहा है, तो बैंक फैसिलिटी दे रहा है, तो बैंक उस चीज के चार्जेस लेता है। अगर बैंक ने उस चीज के चार्जेस ले लिए तो फिर वो यूपीआई थोड़ी होगा, तो कार्ड सिस्टम की तरह हो गया। तो एप्पल पे का अगर आपको बताऊं, ये देखिए, एप्पल पे इन द यूएस इज जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड है, फिजिकल कार्ड नहीं है, ऑनलाइन कार्ड मिलता है। आप फोन को जैसे टैप कर दें तो आपका डेबिट हो जाएगा, लेकिन उसमें कार्ड में पैसे कटते हैं, आपका मतलब कमीशन लगता है, एमडीआर बोलते हैं उसे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आप एप्पल वॉच से पेमेंट कर सकते हो, उसमें फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है, एंड द कस्टमर्स आर चार्ज्ड पर ट्रांजैक्शन। हमारे यहां फ्री है, $100 ट्रांसफर करने, $100 जाते हैं। यूएस में $100 ट्रांसफर करने हो, $102 जाएंगे। टू शिफ्ट फ्रॉम सच अ सिस्टम टू वन लाइक इन इंडिया, अगर आप चाहते हो यूपीआई टाइप सिस्टम में आना, तो यूपीआई टाइप सिस्टम के लिए बैंक्स जो है उनको फ्री करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन। यूएस गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि बैंक्स ट्रांजैक्शंस फ्री करें। क्यों? क्योंकि बैंकों की भी लॉबी है। So where customers are charged ₹0 per transaction and instant payment applications are running in losses, हिंदुस्तान में is an unfavorable scenario for the world banks. ये unfavorable है। तो banks are ready as long as there's money in it. Banks तब इसको अलाउ करेंगे अगर पैसा है, नहीं तो MDR लिया जाता है, पेमेंट सर्विसेज वाया MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, which is currently paid by merchants. तो आप इंडिया में भी आज की डेट में अगर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे स्पेसिफिकली एमडीआर लगता है। बैंक्स इन द यूएस आर नॉट रेडी फॉर अ फ्री सिस्टम। ये इंडियन बैंक्स हैं जो बात सुनते हैं, यूएस के बैंक्स की लॉबी है सिस्टम्स लाइक यूपीआई। तो एमडीआर क्या होता है, इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट बड़ा सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। मान लीजिए कंज्यूमर है, उसे ग्रोसरीज खरीदनी है, गुड्स फ्रॉम ग्रोसरी और रिटेल शॉप। तो ये जाता है दुकान पे, खरीदता है। ये पे कैसे करता है? क्रेडिट कार्ड से पे करता है। मर्चेंट के पास वो डिवाइस होता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, उसमें वो कार्ड स्वाइप करता है या वाईफाई की तरह लगाता है। आप अपना कोड डालते हो और उसके बाद जो है पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो मर्चेंट को जो है बैंक को कमीशन देनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये चीज क्रेडिट कार्ड में भी होती है, डेबिट कार्ड में भी होती है। डेबिट कार्ड में कम होती है, क्रेडिट कार्ड में हमेशा होती है। और दूसरी चीज, यूएस के जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स हैं उसमें भी एमडीआर चार्जेस लिए जाते हैं। इंडिया में यूपीआई सिस्टम देखा जाए, इसमें एमडीआर चार्जेस नहीं लिए जाते। यूपीआई इज कंप्लीटली फ्री, इस वजह से यूपीआई इतना मैसिवली अडॉप्टेड है। तो क्या यूएस ने कभी कोशिश नहीं करा? आपको दो अलग अलग एग्जांपल्स दिखाएंगे। Has US ever attempted to develop an instant payment system? Kind of yes. An example of this is FedNow. तो ये जो FedNow सिस्टम है इंस्टेंट पेमेंट का, it enables individuals and businesses to send and receive instant payments. आप इंस्टेंट पेमेंट भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो।
बहुत अच्छी बात है अगर कर सकते हो ये चीज। इट कैन बी कंपेयर्ड टू आरटीजीएस सिस्टम इन इंडिया, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेमेंट ट्रांसफर करता है या इंस्टेंटली कर सकता है अगर आप टाइम पे करवाओ। इट वाज लॉन्च्ड बैक इन 2004, भारत में तब लॉन्च हुआ था। फेड नाउ बहुत लेट यूएस में लॉन्च करा है। While UPI insists banks do not charge a transaction fee, Fed now encourages banks to charge transaction fees from the customers. तो भाई ट्रांजैक्शन फीस ही आपने चार्ज कर लिया तो आरटीजीएस है, फिर तो नॉर्मल हो गया ना कि फॉर्म भर के आपने दिया, आरटीजीएस हुआ तो उसमें पेमेंट सिस्टम में फीस चार्ज हुई, एनईएफटी में फीस चार्ज हुई, तो उसमें तो फीस चार्ज हुई। यू आर चार्जिंग अ फीस, यू आर चार्जिंग द कमीशन। अगर आप कमीशन चार्ज कर रहे हो तो नॉर्मल हो गया, फिर कमीशन दे के ही करना है तो फिर क्या दिखावा कर रहे हो? फिर तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ही ठीक था, फिर तो नॉर्मल ट्रांसफर ही ठीक था, फिर ये अलग से प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का क्या दिखाने की कोशिश करी है आपने? ये एक आरटीजीएस है ना, वो तो इंडिया में भी होता है, बट आरटीजीएस के सिवा और क्या? एक नई ऐप है, पता है क्या नाम है? देखो, द न्यू ऐप इज ज़ेल, ZELLE, द न्यू ऐप इज ज़ेल। दिस ऑल्सो दे क्लेम दैट इट इज लाइक यूपीआई। कैसे? ज़ेल enables अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स इन द यूएस, जो यूपीआई में होता है। मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा पहुंच गया तो ज़ेल है। यूपीआई अलाउज रियल टाइम ट्रांसफर्स, करता ही है बिटवीन पर्सनल अकाउंट्स, मतलब दो लोगों के अकाउंट के बीच में, बैंकों के बीच में, मर्चेंट अकाउंट्स थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। क्यूआर कोड स्कैन करिए, पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। तो ज़ेल और ट्रांजैक्शन वाया दिस ऐप इज ऑल्सो फ्री, ये फ्री क्लेम करते हैं। अब मनी आपको ज़ेल से भेजना है, इसमें क्या कैच है? इसमें भी एक कैच है, इसमें भी चालाकी है बैंकों की। बैंक जो है वो कैसे लिमिट्स इंपोज करते हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, आपने फोन पे ज़ेल की ऐप जो है वो डाउनलोड करी, फोन नंबर ईमेल एड्रेस डाला, ट्रांजैक्शन अमाउंट भरा और आपने पैसा भेज दिया। दूसरा जो है पैसा रिसीव कर रहा है ज़ेल के थ्रू, लेकिन कैच क्या है? ज़ेल के अंदर व्हाट इज द कैच आपको दिखाते हैं। तो ज़ेल के अंदर जो कैच है उसमें पैसा रिसीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। If you have a Zelle account, you don't need to take any additional steps to receive the money another user sent to you. आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको यहां पे भी कुछ नहीं करना। आप किसी का नाम सर्च करिए, अगर वो होगा पेटीएम पे, यूपीआई पे, उसका नाम आ जाएगा, आप ट्रांसफर कर दीजिए। इट विल ऑटोमेटिकली बी डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छी बात है। अगर आपके पास Zelle अकाउंट नहीं है, फॉलो द लिंक प्रोवाइडेड विद योर पेमेंट नोटिफिकेशन। जो पेमेंट नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, एक मैसेज आएगा कि आपको कोई पैसा भेजने की कोशिश कर रहा है, उसको आप फॉलो करते जाइए तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू सिलेक्ट योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक, देन सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू साइन अप एंड रिसीव द फंड्स। आप ये कर सकते हो। तो अब ये ज़ेल की ऐप है, तो आपको सेंड और रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स, ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। मान लीजिए किसी ने $21 सेंड करना है, तो नाम फीड करा, $21 अमाउंट फीड करा, एंटर द अमाउंट यू वांट टू सेंड और रिक्वेस्ट, दिस इज व्हाट यू हैव टू सेंड। इजी, फास्ट, सेव, डन, और आपने ये चीज सेंड कर दी। तो ये देखने में तो बड़ा आपको इफेक्टिव लग रहा होगा, पर कैच क्या है? कैच आपको बताएंगे, आपको मजा आएगा जानने में। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्टडी IQ हैज ब्रॉट इट्स न्यू P2I बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 13 मई से। 13 मई को यह बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के तहत आपको सारे टॉप एजुकेटर्स प्रॉपर जनरल स्टडीज फाउंडेशन प्रॉपर कवर करवाएंगे, एंड टू एंड कंप्लीट सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, कंप्लीट सिलेबस फॉर मेंस। उसको आप सपोर्ट करोगे प्रीलिम्स के स्टडी IQ SIP बैच से, जो कि क्रैश कोर्स बैच है, जो होगा प्रीलिम्स के बिल्कुल पहले। और उसी के साथ साथ SIM स्टडी IQ, SIM स्टडी सक्सेस इन मेंस बैच, जो कि क्रैश कोर्स है मेंस का। ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी अलॉन्ग विद मेंटरशिप सेशंस। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे बैच को, जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ऐसे जमाने में जहां पे इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन लाखों रुपए की फीस लेते हैं, वहां पे इतने एडिशनल और इतने सारे फीचर्स के साथ स्टडी IQ आप तक ये चीज देकर आया है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, जो कि है सांघी लाइफ कोड के जरिए आपको यही बैच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज में, विद ऑल द फीचर्स। टॉप क्वालिटी स्टडी मटेरियल, टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पे पढ़ाएंगे, और आपकी टेस्ट सीरीज भी हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बैचेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 13 मई को हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह 8 बजे। तो अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ इस इनिशिएटिव में। हम आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कोर्सेस को। लेट्स हैव अ लुक दैट व्हाई इज यूपीआई बेटर देन ज़ेल। यूपीआई ज़ेल से क्यों अच्छा है?
यूपीआई सिस्टम, जेल सिस्टम जो है वो लिंक करता है बैंक अकाउंट को बैंक टू बैंक। तो जेल की ऐप से बैंक टू बैंक लिंक होता है। यूपीआई ऐप से नॉन बैंक्स भी लिंक होते हैं। आप यूपीआई के थ्रू जो है नॉन बैंक्स यानी कि पेटीएम के ऐप से भी यूपीआई एक्सेस कर सकते हो। यह चीज जेल में नहीं होती। सो यूपीआई हैज ओपनड इटसेल्फ अप टू नॉन बैंक्स, allowing technology companies such as Google, PhonePe, Paytm to build consumer apps offering payment features। ये consumer apps बनाते हैं पेमेंट फीचर्स ऑफर करने के लिए। Zelle is not opened for non-banks। Zelle जो है वो नॉन बैंक्स के लिए नहीं खुला हुआ है। यूपीआई इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए ओपन है, तभी इंडिया में अडॉप्शन इतना ज्यादा है। 2350 ट्रांजैक्शंस यूपीआई से पर सेकंड हो रहे हैं, मजाक नहीं है। सो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप इन सबके साथ लिंक्ड है क्या? यूपीआई। इट इज लिंक्ड विद इट। यूपीआई में ट्रांजैक्शन लिमिट्स अगर इंडिविजुअल बेसिस पे देखी जाए, सिंगल ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए तक है, डेली ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए तक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 10, ये कैपिंग है, ये यूपीआई की लिमिट है। और दूसरी तरफ अमाउंट ऑफ मनी यू कैन स्पेंड थ्रू जेल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट यू यूज और जो रेसिपिएंट अपना बैंकिंग इंडस्ट्री यूज हो रहा होगा। मतलब यूपीआई में स्टैंडर्डाइजेशन है। आप किसी भी ऐप के थ्रू करो, कहीं भी करो, किसी भी बैंक के थ्रू करो, 1-1 लाख रुपए 10-10 ट्रांजैक्शंस की लिमिट है। लेकिन जेल में हर बैंक अपनी लिमिट लगाता है। कोई बैंक बोलेगा आज की लिमिट $1000 है, तो मेरे बैंक में, मेरा बैंक है एक्स और दूसरे के अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, उसका अकाउंट है वाई, तो एक्स से वाई में ट्रांसफर करा, मेरा बैंक कहता है कि ट्रांसफर लिमिट $1000 है और उसको मुझे ट्रांसफर करने हैं $2000, तो मैं 2 दिन में कर पाऊंगा क्योंकि मेरा बैंक लिमिट लगाता है। सो फॉर एग्जांपल वेल्स फार्गो एंड बैंक ऑफ अमेरिका ने लिमिट करा हुआ है जेल ट्रांसफर अप टू $3500 डेली। इतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। इफ योर बैंक डजंट प्रोवाइड जेल, द वीकली लिमिट फॉर सेंडिंग मनी इज $500। आप इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। सो देयर आर नो, रिसीविंग में कोई लिमिट नहीं है लेकिन सेंडिंग में लिमिट है। तो आप सोच के देखो, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड एक नॉन यूनिफॉर्म मार्केट है, एक फैला हुआ मार्केट है, नॉन यूनिफॉर्म मार्केट है, विच एक्चुअली इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो इस वजह से यूएस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यूपीआई कैसे इतना कामयाब हो गया। और दूसरी चीज ये है, वहां पे यूएस गवर्नमेंट को वीजा और मास्टर कार्ड फोकस करते रहते हैं कि इंडिया को बोलो कि किसी तरीके से वीजा और मास्टर कार्ड को भी ऊपर आने दे, क्योंकि जब से यूपीआई आया है और उसकी अडॉप्शन बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यूपीआई में बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस कम नहीं हुए होंगे? अरे ऑब्वियसली कम हुए होंगे। मतलब अगर उनका बिजनेस 20% से भी अफेक्टेड है तो भी उनके, आप ये सोच के चलिए, तो भी वो क्रैश कर जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। ऑटो मैंडेट सेटअप इज अवेलेबल इन यूपीआई। और फर्क देखो, ऑटोमेटिक मैंडेट यूपीआई में जब आप देखोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक मैंडेट आता है कि अगर मेरा पैसा खत्म हो जाए तो आप ₹1000 मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया करिए। ऑटो मैंडेट, या ऑटो मैंडेट में आप ये भी बोल सकते हो कि इतने टाइम बाद यहां पे ये ट्रांसफर होना चाहिए। सो दीज थिंग्स कैन बी डन। तो अब देखिए, ऑथराइज यूजिंग यूपीआई एप्स, आप पेटीएम को या इसको ऑथराइज कर सकते हो, ऑटो पे रिक्वेस्ट की इनको इस टाइम पे इतने पैसे भेजने हैं। दिस इज समथिंग दैट यू हैव रिक्वेस्टेड ऑलरेडी और यहां पे ये पैसा पहुंच जाता है। जेल में ये चीज अवेलेबल नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल इन जेल। उसके सिवा एक बहुत अच्छा फीचर है, वो ये है कि आप अपनी ईएमआई पे कर सकते हो यूपीआई ऐप से, जेल से पे नहीं कर सकते। देयर इज नो सच फैसिलिटी अवेलेबल इन जेल ऐप। यूपीआई पे अवेलेबल है, जेल पे अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे सिस्टम कितना इफेक्टिव है कि यूपीआई, फोन पे, प्रेफर्ड पेमेंट मेथड, आप किसी से भी यूपीआई को लिंक करें, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अदर्स, आप किसी से भी लिंक कर सकते हो। जाओ, आप सिंपल सा आप ट्रांजैक्शन, आप अमाउंट भरिए और पे कर दीजिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं लोन अमाउंट कितना है, ईएमआई अमाउंट आप इस तरीके से भर सकते हो। सो इट इज अ हाईली यूजर फ्रेंडली इफेक्टिव वे। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये बोलो कि ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है, वो चलो मान लिया, ट्रांजैक्शन चार्ज इंडिया नहीं लेता है, लेकिन इतने सारे फीचर्स, इतनी कन्वीनियंस जो है भारत ऑफर करती है, भारत सरकार ऑफर करती है, आरबीआई ऑफर करता है कंज्यूमर्स को, जो यूएस चार्जेस लेने के बाद भी नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे सोच के देखिए, इट इज नॉट इवन प्रोवाइडिंग इवन आफ्टर टेकिंग चार्जेस। सो दैट इज समथिंग दैट हैज बीन डन। तो क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड सिंस 2021 आप देख सकते हैं 40% था, 39 हुआ, 38 हुआ, 40%। ये मार्केट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। मार्केट शेयर ऑफ कैश, क्रेडिट कार्ड एंड अदर पेमेंट मेथड्स एट पॉइंट ऑफ सेल इन द यूएस। यूएस में कितना ज्यादा है? तो पॉइंट ऑफ सेल में ये मार्केट जो है वो बढ़ता जा रहा है, 4%, 1%, इस तरीके से इट इज इंक्रीजिंग। और चार्ज का जो कार्ड है वो पहले 4% था, अब वो कम हो रहा है। 4% बाय द वे बहुत ज्यादा चार्ज है। तो इस वजह से यूपीआई एक निहायती, आप समझ के चल सकते हैं कि कामयाब एप्लीकेशन है, जहां पे यूपीआई जो है 2014-15 से लेके अब तक
India had a mere 21 million credit cards in the population of more than a billion. In 2011, 35% of the Indians had bank accounts opposed to 80% in 2017. भाई यूपीआई तब यूज करोगे जब बैंक अकाउंट होगा। तो जैसे जैसे बैंक अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं या बैंकिंग सिस्टम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या है, यूपीआई का अडॉप्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से इंडियन मार्केट जो है उसने टेक्निकल एक्सपर्टीज को कैप्चर करा है और उस चीज की हैबिट लोगों को डलवाई है। यूएस वालों को ऑलरेडी हैबिट है, लेकिन यूएस वाले टेक्निकल एक्सपर्टीज या तो इंप्लीमेंट करना नहीं चाह रहे लॉबिंग की वजह से, या उनको आता नहीं है। यूएस के लिए ये चीज फाइनेंशियली इंक्लूसिव ऑलरेडी है, लेकिन उनका पेमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था, ना होने के बावजूद उसने इतना अचीव करा हुआ है। सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड द सक्सेस इज इंडिया वाज लैक ऑफ अडॉप्शन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। इस वजह से ये सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिव हुआ। एंड आई एम प्राउड टू से कि इस सिस्टम को इफेक्टिव बनाने में जनधन योजना का हाथ प्लस ऑनलाइन अवेयरनेस, वर्चुअल अवेयरनेस, जितना ज्यादा इंटरनेट कैप्चर डेटा जो है पहुंचता है लोगों तक, उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आप देख सकते हैं जहां पर डिजिटाइजेशन, कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम रैम्पेंट नहीं है भारत में, इट इज अ नेसेसिटी टू बिल्ड अ सिस्टम लाइक यूपीआई कि लोग कम से कम ऑनलाइन कुछ तो यूज कर ही सकते हैं। सच इज नॉट द केस इन द यूएस। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। दिस इज मेकिंग इट मच हार्डर टू अडैप्ट टू अ न्यू पेमेंट सिस्टम। वहां पे एक नया पेमेंट सिस्टम अडैप्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये था यूपीआई वर्सेस ज़ेल, इंडिया वर्सेस यूएस, वेयर इंडिया रैंक्स significantly high, ridiculously high, $48.6 billion transactions. यूपीआई और यूएस जो है वो कोई 2 बिलियन के आसपास भी नहीं आता है। So I'm proud to say this. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, and please let me know would you like to see videos on such issues in future. आप ये पीडीएफ पा सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज IAS Academy. You can follow me on Insta and Twitter as well. That would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।